आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आज के न्यूज़लेटर की, जो टेक्स्ट और ऑडियो की शक्ल में आपके पास आता है। और आज जो अभी भी दुनिया के खबरों के केंद्र में बना हुआ है, वो जो तनाव और संघर्ष चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, उसको लेकर है। मेरे साथ हैं मेरे साथी राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। और गौरव से हम लोग पहले सुर्खियां समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में आगे बात करेंगे। जी, आज ईरान और इजराइल के बीच में तनाव लगातार छठवें दिन भी जारी रहा। रात भर वहां दोनों ओर से कार्रवाई जारी रही। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनेवा में इस ईरान को लेकर बातचीत होनी है। ट्रंप लगातार इस मामले में कह ही रहते हैं। कल उनका बयान भी आया कि भाई मैं 2 हफ्ते बाद निर्णय लूंगा कि मैं इस युद्ध में जाऊं या ना जाऊं। तो अब आज जो सारी मीटिंग है पूरी जिनेवा में, उस पे टिकी रहेगी नजर की ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ यूरोपीय बातचीत देशों हो। ईरान और माफ कीजिए, यूरोपीय देशों के बीच में कुछ बातचीत हो और इस मामले को, जो ईरान इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इस पे कुछ निकल आए। इसके अलावा नकदी के बारे में, जो नकदी प्रकरण हुआ था जज वर्मा, जिस मामले में सामने आए दोषी पाए गए हैं कि उनके घर में नकदी मिली और वो कोई संतोषजनक जवाब पैनल को नहीं दे पाए। उन्होंने जो साजिश के भी जो थ्योरी रखी, वो बहुत मामूली थ्योरी उन्होंने रखी, वो पैनल उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। एक अभी परसों जो अहमदाबाद में हमारे यहाँ भारत में हादसा हुआ है, उसके बाद एक नई चर्चा चली है कि हवाई सुरक्षा को लेकर भारत कितना गंभीरता से काम करता है। तो एक रिपोर्ट आती है, 91% बजट की कटौती की गई है, 30% एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कमी है भारत में, और इसके बरक्स हमारे पास यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है, लेकिन उन्हें हैंडल करने वाला स्टाफ ही नहीं है हमारे पास। तो ये एक बड़ा चिंता की बात बनी हुई है। एयर इंडिया से जुड़ी हुई एक और खबर आती है कि भाई अभी जो हादसा हुआ है उसकी जांच में या क्या वजह रही, उसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि भारत में ब्लैक बॉक्स डिकोड करना उनके लिए मुश्किल है। ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, इसलिए वो अमेरिका जाएगा और वहां पे उनकी लैब्स में डिकोड करके पता लग पाएगा कि असल वजह क्या रही। एक हादसों से जुड़ी हुई एक खबर है। उस अहमदाबाद हादसा होता है, उसके तुरंत बाद केदारनाथ में एक हादसा हुआ, जो 2 महीने के भीतर 5वां हादसा था। इस पे एक तफ्तीश आई है कि भाई 250 किलोमीटर दूर देहरादून से आपका मौसम आपको बताया जा रहा है, और आप उस मौसम के आधार पे 250 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे उड़ानों को संचालित कर रहे हैं। तो ये पूरी जो संस्कृति है, बोला जो 4 धाम यात्रा के दौरान हो जाती है, ये सुरक्षा से हटकर एकदम रेवेन्यू मॉडल पे काम करने लगती है हेली कंपनियां, की बस उस वक्त उन्हें केवल मुनाफा नजर आता है और सुरक्षा की कोई बात। तो इस पे एक पूरी मजेदार एक रिपोर्ट आई है कि भाई क्या वजह होती हैं। अमरनाथ में सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर सेवा निलंबित कर दी गई है। इसी के साथ हमने क्लब किया है। इसके अलावा एक छोटी सी खबर कल चर्चा में आई, सुचेता दलाल ने उसे रिट्वीट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के 15वें नंबर पन्ने पे एक छोटी सी खबर लगी हुई है कि अनिल अंबानी की कंपनी डसॉल्ट के साथ मिलकर नागपुर में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण करेंगे, असेंबलिंग करेंगे बेसिकली। तो इस खबर ने सबको चौंकाया। पिछले कुछ सालों से लगातार खबर आ रही थी कि अनिल अंबानी दिवालिया हो चुके हैं, उन्होंने बाकायदा अपना दिया भी इस तरीके का सरकार के पास। लेकिन अब ये जो नई डील हो रही है, इससे लोगों के कान खड़े हुए हैं कि भाई कौन बैंक है, कौन फंड कर रहे हैं, जबकि क्रेडिबिलिटी मार्केट में आपकी खराब हुई है। तो एक ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ ट्रंप और मुकेश अंबानी भारत में साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप के जो रियल एस्टेट के बिजनेस है, उसमें मुकेश अंबानी की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक खबर आती है। भोपाल में गौ तस्करी के शक में एक और हत्या हुई है। तो ये इस तरीके की घटनाएं भी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, इनमें कोई कमी नजर नहीं आती हमें। मध्य प्रदेश में ऑनर किलिंग के 2 मामले भी आए हैं। इसके अलावा हमने खबर ली है कल, मजेदार दिलचस्प एक बात अमित शाह जी ने कही, गृह मंत्री हैं देश के। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारे देश में जो अंग्रेजी में बात करने वाले लोग हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आई है, 3 साल में
51 मौतें हुई हैं, और चौंकाने वाली बात है कि रैगिंग की वजह से हुई है। जो हम सालों पहले सुनते थे कि भारत में रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून बन गए हैं और अब विश्वविद्यालयों में रैगिंग नहीं होती, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहते हैं कि आज भी ये बदस्तूर जारी है, और इसमें मतलब कुछ ठोस कार्रवाई भी नहीं होती इन मामलों में। तो पूरी रिपोर्ट का लब्बो-लुभाव यही है। केरल में भारत माता विवाद चल रहा है, वो बढ़ ही रहा है। तस्वीर को लेके जो होता है कि भाई एक भारत माता की जो भगवा झंडे के साथ एक तस्वीर है, उसको लेकर जो बवाल मस्त है। एक और मजेदार खबर है, चीन से आई है। चीन के भरोसे भारत का ईवी का सपना है। मतलब भारत सरकार ने कहा था कि 2030 तक हम 30% कम से कम ईवी से अब कन्वर्ट कर देंगे अपने पेट्रोल डीजल वर्जन की जो गाड़ी-वाड़ी हैं। लेकिन मजेदार बात ये है कि भारत की सारी पॉलिसीज चीन के भरोसे टिकी हुई है, क्योंकि अगर वहां से माल नहीं आएगा तो आपका ईवी का सपना चीन के भरोसे कुल मिला। चीन से ही एक मजेदार खबर है। भारत ने जो एक तरफा फैसला लिया कि भाई हम पानी रोकेंगे पाकिस्तान का, जो जल विवाद उनका चल रहा है, इस पे चीन ने कहा कि ऐसा है कि भारत अगर ऐसा करता है, भारत से ही नदियां पाकिस्तान की ओर नहीं बहती, चाइना से भी कुछ नदियां हैं चीन से जो भारत की ओर आती है, ब्रह्मपुत्र जैसी नदी है। तो चीन भी बोला ये काम कर सकता है पानी रोकने का। तो इसने बड़ी सी चिंता पैदा की है दिल्ली में, इस तरीके की जब बातें चीन की तरफ से आई। चीन के एक नहीं, प्रोफेसर ने ये बात की। चीन के एक जी चीन ने नहीं कहा, चीन के एक विद्वान ने ऐसा कहा है। जी जी विशेषज्ञ उन्होंने उनका ये कहना है कि ये जो राइपेरियन राइट्स का जब आप वो करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वो सिर्फ एक तरफा नहीं होता, बाकी लोग भी और बाकी देश भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि चीन बिल्कुल खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ है। जी। ये सरकारी स्तर और पे एक आखिरी चल बात जी आगे बढ़ाई जा रही एक आखिरी खबर चलते चलते मैं अपने लिए, बॉलीवुड से खबर आती है कि आमिर खान की फिल्म आने वाली है सितारे जमीन पर, जो चैंपियंस की ऑफिशियल रीमेक है भारत में। एक बास्केटबॉल प्लेयर्स की कहानी, कैसे एक कोच जो दिव्यांग है, बेसिकली जिन्हें दिव्यांग एक शब्द दिया गया, उन बच्चों को तैयार करके एक टीम बनाता है। लेकिन इसमें मजेदार बात ये आई है कि सीबीएफसी ने पीएम मोदी के 2047 को लेकर दिए गए एक बयान का उद्धरण जोड़ने के लिए कहा है। तो इस पे सोशल मीडिया पे चर्चा हुई कि भाई क्यों सीबीएफसी ये क्यों नहीं कह देता कि फिल्म के अंत में लिख दिया जाए थैंक यू मोदी जी। तो इस तरीके की भी चर्चाएं होने लगती है। फिर यही आज हमारे पास मोटे तौर पर खबरें हैं। पहले हम ईरान की इजराइल की वॉर की तरफ जी। तो ईरान इजराइल की तरफ में जो कल एक जो बड़ी खबर थी, वो इजराइल के एक अस्पताल में बड़ा धमाका ईरान ने किया, जो बाद में ईरान ने कहा कि उसका निशाना उसके बगल में जो उनका एक सुरक्षा के जगह थी वहां पे था, और वो अस्पताल में हुआ। तो फिर उसके बाद इजराइल में और भी ज्यादा उसको लेकर गुस्सा और बदले की भावना जो है वहां से निकली। पर इस बीच ईरान पर भी हमले जारी रहे, और आज शुक्रवार को जिनेवा में यूरोपीय देशों के साथ ईरान की बातचीत है, जिसमें उसको आगे शांति की तरफ ले जाने की कोशिश होगी। इस बीच परसों तक जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही आक्रामक रवैया था कि मैं जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि अमेरिका इसमें शामिल हो सकता है और इसमें और वो अभी समीकरण बदल जाएगा, जिसको लेकर आयतुल्लाह खमेनाई और बाकी लोगों ने भी जवाब में चुनौती की ही बात की थी। तो कल उन्होंने उसमें अपने आप को 2 हफ्ते का समय दिया कि मैं उसमें सोचा जाएगा कि अमेरिका को इसमें शामिल होना है कि नहीं होना है। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसलिए भी उथल-पुथल हो रही है क्योंकि ट्रंप के बयान और सोच लगभग रोज बदलते चले जाते हैं, और उसके कारण सबको फिर अपने हिसाब से उसको तैयार करना पड़ता है कि इसको हम आगे कैसे देखेंगे और किस तरह से इसको लेकर जाएंगे। उसके अलावा जो ईरान और इजराइल के बीच जो 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 तनाव चल रहा है, उस पर हमारी लगातार निगाह बनी रहेगी। उसको लेकर ईरान में एक खबर हम लोगों ने जो की है वो पाकिस्तान को लेकर की है
कि एक तरफ पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक लंबा लंच कर रहे थे जिसमें और उसमें उनके साथ और कोई नहीं था, और दूसरी तरफ जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो ईरान के साथ अपनी प्रतिबद्धता बता रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वो किसकी तरफ दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अमेरिका के साथ है तो वो इजराइल के साथ भी उसको होना पड़ेगा, और अगर वो ईरान के साथ है तो उसमें जब तक कोई इसके बीच का भी अगर कोई भूमिका हो सकती है तो वो एक महत्वपूर्ण सवाल है पाकिस्तान के लिए कि वो इस वक्त तो अमेरिका को छोड़ सकता है और ईरान को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उस तरफ तो उसका पड़ोसी देश है और साथ ही उनकी पुरानी, हालांकि उनके बीच में कुछ तनाव होते रहे हैं, पर फिर भी जब ऐसा मौका आएगा तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो ईरान को छोड़ सके। मध्यपूर्व के बाकी देशों में भी इस तरह से अब जो है वो एक विभाजन की तरफ जाएगा कि जहाँ पे उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो ईरान की तरफदारी करेंगे या फिर उससे बाहर रहेंगे या उसके विरोध में रहेंगे, क्योंकि वहाँ की पूरी राजनीति लगभग वो ईरान उसका बहुत ही जरूरी और खासतौर पे इस्लामिक देशों के बीच में उसकी एक बड़ी भूमिका है। इसके आगे चलते हैं, वो जज वाली जो खबर थी। जी, जस्टिस वर्मा वाली खबर। 3 न्यायाधीशों के एक पैनल ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश की, क्योंकि मार्च में उनके आवास पर जली हुई नकदी मिली थी। 55 सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त इस पैनल में 55 गवाहों से पूछताछ हुई है। वर्मा का बयान भी दर्ज हुआ, 64 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है। ये सब पूरी कार्रवाई हुई है। पैनल ने इसमें अपनी रिपोर्ट में कहा कि भी न्यायाधीश वर्मा के आवास पर जो बड़ी मात्रा में नकदी मिली, इस घटना की न तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी, न ही न्यायिक अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी दी गई, और ये भी पाया गया कि उस कमरे में केवल जस्टिस वर्मा का परिवार ही जा सकता था। तो इस पे जब जस्टिस वर्मा का व्यवहार भी अस्वाभाविक लगा कमेटी को, और उनके खिलाफ आरोपों में पर्याप्त दम है। जो भी आरोप वर्मा में लगे हैं, कमेटी ने पाया, भाई ये पैनल ने पाया कि इनमें पर्याप्त दम है, इसलिए इनको हटाने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। तो ये एक पूरा मामला है। जी, मेरे ख्याल से सबके जहन में इस बात को लेकर काफी सवाल है कि अगर ये किसी और पद पर कोई और बैठा हुआ होता, सरकारी पद पर, तो उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होती या होनी चाहिए थी। अगर वो कोई एक प्राइवेट व्यक्ति होता तो उसके साथ आप कैसा बर्ताव करते। तो ये देश के लिए भी थोड़ी सी अजीब दुविधा की बात है कि हम एक जज को लेकर जब हम कानून और इंसाफ की बात करते हैं तो वो एक अलग सा रवैया होता हुआ क्यों दिखलाई पड़ता है। राजेश? हाँ, ये द लीफलेट में मनीष शिब्बर की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जस्टिस वर्मा जब उनसे सवाल किए गए, पैनल ने जब सवाल किए, तो वो इस बात को दोहराते रहे कि भाई ये हमारे खिलाफ साजिश है। लेकिन इसके साजिश क्यों है, किन लोगों की साजिश, इसके सपोर्ट में कोई वो ठोस तर्क दे नहीं पाए। बार बार ये एक जनरल जो स्टेटमेंट उन्होंने पैनल के सामने रखा कि भाई ये कोई हमारा नहीं है, दूसरा ये साजिश है। तो उन्होंने ऐसे तर्क नहीं रखे पैनल के समक्ष जो पैनल को ये आश्वस्त करते, इस बात का भरोसा दिलाते कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ हुई। तो क्लियर कट जो पैनल ने जो अपनी सिफारिश की है, रिकमेंडेशन, वो क्लियर कट की है कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको हटाया जाना चाहिए, और इनके खिलाफ महाभियोग का जो प्रोसेस है, वो जो क्रिया है, कार्रवाई है, उसको किया जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मतलब इसके उलट किसी आम आदमी के साथ या किसी आम नौकरशाह के साथ, आम कर्मचारी के साथ, आम अधिकारी के साथ ऐसी घटना होती तो उसका अंजाम क्या होता। मतलब वो उसकी कल्पना की जा सकती है कि कितने घंटे लगते। मतलब इतने नोट जले हुए मिले हैं, तो सोचिए कितने जल गए होंगे। जो नकदी जली हुई, अधजली
जो निकली है, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी हुई, सब बातें हुई, और कितनी जल गई होगी, क्योंकि कोई गिनती तो की नहीं है, कोई गिनती तो हुई नहीं है, और जले हुए नोटों की गिनती हो भी नहीं सकती है। अधजली की, ये जो अधजले नोट मिले उसकी तो गिनती की भी जा सकती है, मगर जो जल गए, जो राख हो गए, और पता नहीं कितने राख हो गए होंगे, और राख को अगर तौला जाए, उसका वजन किया जाए, तो हो सकता है ये अंदाजा वैज्ञानिक लगाएं कि राख इतने वजन की है, 5 किलो की है, तो इसमें नकदी इतनी रही होगी। ये मतलब आप कुछ भी एज्यूम कर लो, तो गिनती हुई नहीं, कितनी नकदी रही होगी उस कमरे में, इसका केवल जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई आम व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा होता या ऐसी घटना होती या उस पर ऐसे आरोप लगते, तो उसका मतलब अंजाम कुछ अलग ही होता, फटाफट होता जो कुछ होता। जी। ये जो अगली खबर है, ये विमान हादसे को लेकर है, और उसपे कुणाल पुरोहित का एक लंबा डिस्पैच है, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत में बहुत सारे लोग हैं जो अब हवाई यात्राएं कर रहे हैं, उनकी संख्या लगभग दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है। और साथ ही जो हमारे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है और जो बाकी जो उसका जो एक मैनेजिंग जो पूरा सिस्टम है, उस पे बजट बढ़ाया गया है, बजट घटा है, और लोग भी, भर्तियां भी नहीं हुई हैं। तो ये दरअसल एक तरफ तो अभी तक तो बहुत सारी जो निशाने पर एयर इंडिया और बोइंग भी था, पर साथ में सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भी खासे बड़े बड़े सवाल इसमें किए गए हैं। और उसके बाद ये जो ब्लैक बॉक्स के बारे में है कि वो अब जो है उसको अमेरिका भेजा जा रहा है, और वहां से उसको समझा जाएगा कि ये दुर्घटना का कैसे हुई। हालांकि ये मुश्किल से 2-3-4 मिनट की फ्लाइट टाइम था जिसमें वो ये हुआ है पूरा का पूरा हादसा, और उसके बीच में उसको जान पाना अभी तक ये किसी की समझ में आया नहीं कि ऐसा हुआ क्यों है। ये एक बड़ा सवाल है। गौरव जो है वो पहाड़ों में रहते हैं उत्तराखंड में, और वहां पर ये बार बार हेलीकॉप्टर गिरने की खबरें जो हैं वो भी आएगी, तो उसको लेकर भी स्क्रोल के लिए वैष्णवी राठौर ने एक पूरा डिस्पैच लिखा है कि कैसे वहां पे एक तो तीर्थ यात्राओं में भी, जैसे कि यात्री, हवाई यात्री बढ़े हैं, वैसे भारत में तीर्थ यात्रा करने वाले लोग भी बहुत सारे बढ़े हैं। और पहले जो तीर्थ यात्राएं जो होती थी, जो कि लगभग, जो कि सारी तीर्थ यात्राएं, मतलब ये तो बहुत प्राचीन काल से भारत में होता है, और लोग कष्ट उठा के तीर्थ यात्रा करते थे। पर अब जैसे जैसे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है, तो तीर्थ यात्रा भी एक सुविधा का तरीका बना, और उसमें ये हवाई मार्ग जो है वो महत्वपूर्ण होते होते जा रहे हैं। तो वो लगभग एक अनरेगुलेटेड जैसा कुछ लग रहा है कि उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर छोड़ते हैं, ना तो मौसम का ख्याल देख रहे होते हैं, ना वो संख्या देख रहे होते हैं इस बात की। तो वो बेसिकली मौसम का जो उनके पास लाइव जानकारी आ भी रही है, वो 250 किलोमीटर दूर देहरादून के मौसम के आंकड़ों पर वो निर्भर है। तो घाटी में तो मौसम डेली बदल जाता है, 12 बजे बाद केदारनाथ में ऊपर बारिश होने लगती है, बादल, वो जस्ट हिमालय की जड़ पे है ना, केदारनाथ का जो टेम्पल है उसके जस्ट पीछे हिमालयी रेंज है पूरी। तो वो भी है, लालच भी है, वाणिज्य अपने आप में एक कारण है उसका। और उसमें भी अगर कोई जो रेगुलेट करने वाले लोग कौन है, तो इन सब चीजों में ये जो साफ साफ जो दिखलाई पड़ता है कि भाई जिस जिस इन सब चीजों का इंचार्ज कौन है, और कहाँ से तय हो रहा है कि ये इतनी उड़ानें होंगी, और अगर हो रही हैं तो फिर उसमें सुरक्षा और बाकी चीजों को का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है। जिस अमरनाथ यात्रा के कारण पहलगाम में सुरक्षा की चूक हुई थी, कि सारे सारे लोग अमरनाथ यात्रा की तैयारी में लग गए थे, उस अमरनाथ में इस बार जो हवाई सेवाएं हैं हेलीकॉप्टर वगैरह की, वो नहीं दी जाएंगी, क्योंकि क्योंकि पहलगाम हो चुका, ये बताया गया है सरकार की तरफ से। हाँ राजेश, आप कुछ कह रहे थे? वो अमरनाथ यात्रा के जो डेज थे वो भी कम कर दिए गए, वो भी कम बढ़ा दी गई है, वो जो उसका स्पैन था वो कम कर दिया। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, ये जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये किसी किसी मतलब ये केवल एविएशन से, खबर तो एविएशन की है, उड्डयन विभाग की खबर है, या विमानन मंत्रालय की खबर है।
मगर ये जो बुनियादी बात वो ये है जो इसमें छुपी हुई है, जैसे ये हमने जो स्टोरी ली है वायर की, कुणाल पुरोहित साहब की हमने स्टोरी ली है, इसमें लिखा है कि संसदीय समिति ने इस बात पर चिंता जताई है कि हमारे जो हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोग हैं उनकी संख्या दोगुनी हो गई है 10 साल में। मतलब देखिए आपके 6.5 करोड़ से करीब जो है 16 करोड़ हो गई है, काफी ज्यादा हो गई, बढ़ गई। मगर हमने जो बजट एलोकेशन है इस विभाग को, उसमें भारी कटौती कर दी है। मतलब आप जो है जैसे किसी को, जैसे कुंभ में जो हुआ था कि आपने न्योता दे दिया 1 लाख लोगों को कि आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, आप ये इसको अवेल करिए इस सुविधा को, और इंतजाम आपका जो है 1000 लोगों का नहीं है या 10,000 लोगों का नहीं है, और लाख लोगों को आप न्योता दे रहे हैं। माने आप जो है बड़ा झामा बना करके यात्रियों को न्योता दे रहे हैं कि हमने साहब देखिए ये कर दिया है, ये कर दिया है, और आप आइए यात्रा करिए, और यात्राओं का क्या हाल है कि सुरक्षित नहीं है। तो बात फिर वही बुनियादी विषय पे आती है कि इसीलिए पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का जो अंतर है वो यहीं पे जो है उसकी चर्चा होती है ऐसे ही मसलों में, कि रेगुलेटरी बॉडी इन सब चीजों को, इनको देख कौन रहा है। अगर आप देखेंगे नहीं तो वो तो प्राइवेट सेक्टर है, वो मनी पैसा बनाने के लिए आए हैं। आज स्थिति क्या है, सिविल एविएशन में भी सरकार केवल नाम की है, माना विभाग है एक जरूर, लेकिन सारी सेवाएं जो है आपने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी है, जो कि समय समय पे, जैसे रेलवे की भी चर्चा होती ही रहती है कि वो कई सारे स्टेशन तो प्राइवेट सेक्टर को दे ही दिए गए हैं। यहाँ ये दे ही दिया गया। अब जैसे हेलीकॉप्टर का जो मसला है वो क्या, वो प्राइवेट जो है बंदा जो है उसको संचालित कर रहा है। अब उसको देखने का जो काम है जो हमारे पास है वो हम कर नहीं रहे हैं, तो ये घटनाएं हो रही हैं। और फिर सवाल ट्रस्ट का आता है। धीरे धीरे सब जब ये इस तरह की घटनाएं बढ़ती है तो आम लोगों का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो फिर कम होता है। आप देख रहे होंगे कि अभी हाल के दिनों में कई सारी फ्लाइट जो है डाइवर्ट हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, उनको कहीं जाना था कहीं पहुंचा दी गई है। वो क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने पूरा खड़ा कर लिया, अब आप देख पा नहीं रहे हैं और ये घटनाएं हो रही हैं। खासकर ये जो अहमदाबाद की घटना के बाद तो मतलब हालत बहुत खराब हो गई है एकदम। और संसदीय समिति ने चिंता व्यक्त की है कि आप बजट कम कर दिया आपने। एक खबर तेलंगाना से है कि वहां पे एक शीर्ष माओवादी गजरेला रवि की मुठभेड़ में मौत हुई है। तो ये माओवादियों के खिलाफ एक जो अभियान जो सरकार ने छेड़ रखा है, वो लगातार एक के बाद एक मुठभेड़ें हो रही हैं, और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो उनको उसमें मारे गए हैं। ये छत्तीसगढ़ में जो बड़ा हुआ उसके बाद फिर अब ये तेलंगाना की तरफ से खबरें आ रही हैं। अनिल अंबानी की कंपनी का जो फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट है, उसके साथ समझौता की बात है। डसॉल्ट वो कंपनी है जो रफाल बनाती है मेरे ख्याल से, और वो उसको लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने शुरू में काफी सारे सवाल उठाए थे इस सौदे को लेकर, जिसमें कीमतें एकदम से बढ़ गई थी। जो जहाज हमने खरीदे वो कम खरीदे संख्या में, और अभी जो सरकार ने इस बात को सार्वजनिक तो नहीं किया है, पर पूरी दुनिया ने ये बताया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जहाज गिराए गए और उसमें से रफेल शामिल थे। और ये कहा जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रफेल को जो है नष्ट किया गया है या उसको निशाना बनाया गया है किसी भी इस तरह की या संघर्ष की स्थिति में, जिसको लेकर मतलब कई सारे और भी सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। और अनिल अंबानी को ये सौदा देना इस वक्त, ये अपने आप में एक दिलचस्प समय पे एक दिलचस्प व्यक्ति को उस सौदे को आगे बढ़ाने की बातचीत अब ये दिखलाई पड़ रही है। तो ये भी एक तरह का जिसको लेकर शायद विवाद अभी और बढ़ेगा, जिस पे और बातें होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तरफ अनिल अंबानी को बीच में अपने भाई से पैसे लेकर अपनी आर्थिक स्थिति बचानी पड़ी थी जो मुश्किलों में थी। वो बीच में दिवालिया भी उनकी कई कंपनियां घोषित हुई,
और अब वो फिर से शायद एक तरह से लाइफ लाइन मिलने की उनको बात चल रही है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है, और साथ में मुकेश अंबानी जो उनके बड़े भाई हैं, वो एक ट्रम्प तो राष्ट्रपति, पर उनकी जो पुरानी जो कंपनियां हैं उनमें से किसी के साथ उनकी साझेदारी की बात चल रही है। ट्रम्प डेवलपमेंट, हाँ, ट्रम्प डेवलपमेंट, रियल एस्टेट जो कंपनी होती है। भोपाल में इस बार जो है वो, क्योंकि ये हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन हम गौ तस्करी को लेकर खबरें जो हैं वो लगातार आती रहती हैं, और उसमें पुलिस जांच करती है, पर पहले वो भी जांच करती है कि उसमें गोमांस था कि नहीं था, जो कि अक्सर नहीं निकलता है। और इस बीच कोई ना कोई मुसलमान शिकार होता है उसका, और उसमें पुलिस का बड़ा ढुलमुल रवैया होता है। और ये लगातार पिछले 11 सालों में ये लगातार चला आ रहा है, जिसमें ये सिलसिला जो है, जिसमें कुछ लोग आते हैं, वो एक कल्पना करते हैं कि सामने वाले के पास वो मांस है, जबकि वो कुछ और होता है। पर वो इस बीच उन व्यक्तियों को पकड़ के कानून को हाथ में लेकर या पुलिस को बगल में रखकर उन लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, जलील करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। और अब वो एक तरह की भारत में ये एक सामान्य हो चुकी लगभग घटना, जिसको लेकर अब हम लोग परेशान नहीं होते। पर जाहिर तौर पर ये एक खास समुदाय के खिलाफ की जा रही हिंसक और नफरत की कार्रवाई है। और खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर ये एक तरह से इसको बोलते हैं अर्ध सरकारी या उस तरह का एक कार्रवाई है, जिसमें सब शामिल दिखलाई पड़ते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि जिसमें पार्टी के नेता, सरकार के लोग, सरकारी कर्मचारी अगर शामिल नहीं होते, तो शायद ये लंबे समय से लगातार कहीं ना कहीं इन राज्यों में अगर ये हो रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि एक पैटर्न है, जिसमें जिसकी जिम्मेदारी से और जवाबदेही से वो उनको मुक्त नहीं किया जा सकता। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे क्या हासिल हो रहा है, ये समझने की बात है कि ये किस तरह से पर ये कि ये एक अमानवीय और आपराधिक कार्रवाई है, जिसमें सरकार को जो करना चाहिए था, जिसमें कानून को जो करना चाहिए, जिसमें अदालतों को जो कुछ करना चाहिए था, वो करते हुए नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। और ये इस देश की लगभग उसको बोलते हैं कि ये नॉर्मलाइज हो चुकी सच्चाई है, जो कि परेशान करने की बात होनी चाहिए। इसलिए भी कि ये एक तरह की एक आर्थिक गतिविधि, जिसमें लोगों को अपने काम करने का, रोजी कमाने का और अधिकार है। और वो अगर हम रेगुलेट नहीं करते हैं, जैसे कि जो बात हम जहाजों के बारे में कर रहे थे, तो वो ये काम सरकार का है कि वो अगर उनके पास लाइसेंस हैं, और अगर आप उस पे अगर कुछ ऐसा है तो उस पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पर वो आप नहीं कर रहे होते। आप लोगों को कानून को हाथ में लेने देते हैं, और उसके बाद फिर हाथ झाड़ के खड़े रहते हैं, जो कि जिसके लिए न तो आपको नौकरी पर रखा गया था, जिसके लिए न तो आप सरकार बनाने के लिए आए थे। तो ये सबसे दिलचस्प बात है, जो कि लोकतंत्र के नाम पे, सरकार बनाने के नाम पे, जनता का ख्याल रखने के नाम पे, खासतौर पर भाजपा के लोग और ये जो हिंदुत्व के नाम पे जो गोडसेवादी तत्व हैं, वो लोग ये जो कर रहे हैं लगातार भारत में मुसलमानों के साथ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इसलिए भी और थोड़ा सा चिंताजनक है इस तरह की घटनाएं कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, हम सबको मालूम है, और 2016 में ही आपको याद होगा, मतलब 2 साल बाद ही वो इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके थे। वो कुछ घटनाएं हो गई थी, आपको याद होगा, लिंचिंग की घटनाएं हो गई थी। 2016 में उन्होंने ये बताया और बोला था कि साहब, जो लोग रात में गोरख धंधा करते हैं या गोरख धंधे में लिप्त होते हैं, वो पौ फटते ही, सुबह होते ही जो है दिन के उजाले में गोरक्षक हो जाते हैं। और मैं मतलब इससे बहुत ठीक नहीं मानता हूँ इसको। साफ साफ
16 में कहा था, 9 साल हो गए इस बात, और उसके बावजूद मतलब रात में गोरख धंधा कर रहे हैं जो लोग, वो दिन के उजाले में गोरक्षक हो जाते हैं। ये कितना बड़ा कमेंट है जो चल रहा है। मतलब पूरा आपको इस प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद आरएसएस ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और बड़ा उसको मतलब बड़ा विचलित हो गया था संघ। मगर हिंदी पट्टी के राज्यों में, और आप देखिए, आप उठा के इसका विश्लेषण करिए तो पाएंगे हम कि हिंदी पट्टी के राज्यों में वहीं ज्यादातर ये घटनाएं हो रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ये जो गो वंश के वध के शक में, मतलब वो गौमांस नहीं था, ये जो घटना हुई है रायसेन जिले में, गौमांस नहीं था, वो गाय और बछड़ा वगैरह लेके जा रहे थे, वो डेयरी चलाने वाले लोग। इतना मारा कि एक मर गया और एक भर्ती हो गया अस्पताल में। पुलिस ने जो है 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उसके काउंटर भी रिपोर्ट ली है, क्योंकि भाई आप समझ रहे हैं ना। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अलीगढ़ में भी ऐसे ही हुआ था कि लड़के उनको मारा गया बुरी तरह से, उनको जलील किया गया, और फिर ये भी आया खबर कि ये पैसे मांग के ये सब कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस है, जो कि जिसके बारे में अमित शाह ये कह रहे थे कि अंग्रेजी सीखने वालों को शर्म आएगी, क्योंकि इनके हिसाब से मुख्य धारा का जो युवा है उसको यही सब करना चाहिए, जो कि जहालत की काम है। और उसमें जो है ये चाहते हैं कि देश का युवा जो है वो बजाय कुछ तरक्की के, पढ़ने के, लिखने के, किसी काबिल बनने के, वो ये सब करे, क्योंकि जाहिर तौर पे इसमें एक बिजनेस मॉडल भी है इनके पास। और आप कुछ भी कर लो, कानून को हाथ में ले लो, तभी कुछ होगा नहीं आपके खिलाफ। और पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। मतलब राजस्थान से खबर थी कि वो अस्पताल के बगल में थाना था, जहां पर वो पहुंचा था, उसको अस्पताल तक लेके नहीं गया, वो आदमी मर गया। अब जो है किसी के, आपने कल्पना की कि आप में किसी के फ्रिज में जो है वो बीफ रखा हुआ है, तो आप जाके उसको मार डालिए, क्योंकि वो आपने कल्पना कर ली तो सची हो गई वो बात। तो ये जो रूल ऑफ लॉ को जो जिस तरह से एक तरह से पूरा मजाक बनाया है भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर है, और उसमें सब लोग शामिल हैं, उसमें कोई इस बात को लेकर अब कोई, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जिसको हम समझते थे कि ये फ्रिंज और किनारे बैठे हुए लोग हैं, ये लोग यही मुख्य धारा है इसका, यही इसका मर्म है जिसको लेकर कहते हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी के या बाकी लोगों के इस तरह के जो टोकनिज्म या बयान देने की, बयान का मतलब तभी निकलता है जब उसकी कार्रवाई हमको दिखलाई पड़ती है कि वो चाहे बयान चाहे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हो कि भाई मध्यस्थता उन्होंने नहीं करवाई थी, या ये हो कि भाई ये गोरख धंधा चल रहा है और उसको लेकर करना चाहिए। क्योंकि ये लगभग जमीनी स्तर पर मजाक की तरह बना दिया गया है कानून को भी और कानून को लेकर भी। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। जो 2 और हेट क्राइम है कि गाजियाबाद के पास एक लव जिहाद का मामला बताया गया, इसमें एक हिंदू मुस्लिम जोड़ा है जो कि वहां पर एक दुकान और बिजनेस कर रहा था, तो उसके दुकान पे जाके प्रदर्शन और हिंसा की गई, और उनको वहां पे बाद में फिर जो कपल था उन्हीं को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद मध्य प्रदेश में ऑनर किलिंग के 2 मामले हुए हैं। ये हेट क्राइम भी, चाहे वो गाय को लेकर हो, चाहे वो अंतर धार्मिक शादियों को लेकर हो, या फिर ऑनर किलिंग को लेकर हो, ये सब बढ़ता जा रहा है। कॉलेज में रैगिंग को लेकर एक अच्छी खबर जो आर्टिकल 14 ने की है, जिसमें वो वापस गए हैं उन कैंपसेस में और उन लोगों को ढूंढ निकाला है जो लोग उसके शिकार हुए। ये भी अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है, और ये दिखाता है कि कॉलेजेस में या हॉस्टल्स में न तो कायदों का अमल हो रहा है, ना ही ये जागरूकता की तरह बात की जा रही है बच्चों के साथ कि भाई ये इसको लेकर कैसे आप इससे कैसे निपटेंगे या किस तरह से वो करेंगे। बंगाल में मनरेगा का जो पैसा जो सरकार केंद्र को देना था वो लंबे समय से नहीं दे रहा था, क्योंकि उनका ये कहना था कि वहां पे भ्रष्टाचार है। तो अब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 1 अगस्त से इसको चालू करिए, क्योंकि आप पिछले मामलों का, अगर उसमें कोई पेचीदगियां थी या भ्रष्टाचार था,
तो उसकी सजा आगे के नीतिगत कार्यक्रमों को नहीं दे सकते। तो ये एक तरह की बड़ी खबर है बंगाल के लिए। जैसे कि ये भी एक अलग सी प्रवृत्ति है कि जो राज्यों का जो हक है, चाहे वो विकास कार्यक्रमों के मद के खर्च हैं या फिर कर का हिस्सा हो, जैसे तमिलनाडु को भी ये शिकायत है कि उनके उनके हिस्से का जो पैसा है वहां पे उनको नहीं दिया जा रहा। तो जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पे ये अलग अलग तरह से देखा जाता है कि उनको केंद्र जो है उनका हक नहीं दे रहा होता। केरल में एक छोटी सी खबर है कि राज्यपाल के किसी कार्यक्रम में भारत माता की तस्वीर थी, जिसको वहां की जो वामपंथी सरकार है तो उसने कहा कि ये आरएसएस का वो है भारत माता का, तो इसलिए उन्होंने उसमें वो मंत्री उसमें नहीं गए और उसको लेकर राज्यपाल ने उसका बुरा माना। पाकिस्तान के बारे में पंजाब की एक खबर है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या हो गई वहां। तो समाज और धार्मिक जो नेता है वो उनमें बंटवारा हो गया, बहस चल रही है। जो उसको जो है अश्लीलता फैलाने के आरोप में उसको मार दिया गया। बड़ी उसकी चर्चा है वहां पंजाब में इस घटना की। एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में और वेबसाइट में एक एशले टेलिस की बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है भारत के बारे में, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि भारत एक बड़ी ताकत तो बनकर उभर रहा है पर सुपर पावर क्यों नहीं बन सकता। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि भारत का जो तरीका रहा है वो एक तो मल्टीपोलरिटी और अपने को पहला रखने का है, जो कि जिसके बारे में जयशंकर विदेश मंत्री और भारत की जो विदेश नीति जितनी भी बताई गई वो ये बताई जाती है। और उसमें क्योंकि बहुत सारी चीजें गड़बड़ है, जैसे कि चीन वाली बात ही जो थी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो हम चाहते हैं कि हम दुनिया में आगे बढ़ें, पर वो बिना हमारी चीन के समर्थन के नहीं हो सकता है। तो हम लोग का कोई इसको लेकर कोई एक जिसको बोलते हैं कि कोई उसूल और नीतिगत हमारे अप्रोच नहीं है, उसको लेकर बार बार ये सवाल उठते रहते हैं। तो दूसरा फिर ये भी हुआ है कि जो अभी भारत का एक बड़ी हद तक पाकिस्तान के साथ हाइफनेट होने से बाहर आ चुका था। हम लोग आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और अपने प्रभुत्व के तौर पर हम आगे आ चुके थे। तो वो इस पहलगाम वाले मामले के बाद जो हमारी जो प्रतिक्रिया रही वो एक उसको वापस उस हाइफन की तरफ वापस ले गई, और वो बार बार बाकी दुनिया ने उसको इस तरह से देखा कि भारत का पाकिस्तान को हम अलग नहीं कर सकते। और तीसरा जो हम लोग भारत के अंदर जो लोग अभी बात कर रहे थे गौ हत्या को लेकर, और जो जिस तरह की हिंसा और नफरत यहाँ पे चल रही है, एक सरकारी और मुख्य जो पार्टी है भारत की सत्तारूढ़ पार्टी उसके रवैये के बतौर, तो वो उसके कारण भारत को एक गंभीर देश की तरफ नहीं देखा जाता है जो कि अपने आप को सुपर पावर की तरह बनाना चाहता हो। तो ये एक दिलचस्प बात है। कनाडा में एक छोटी सी तो नहीं पर मांग हुई है कि वो अभी वहां पे नरेंद्र मोदी गए थे और कार्नी से मिलने, और उसके बाद वहां के राज्य के नेता ने कहा है कि इनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए। एक और जो निकी एशिया में एक नीता लाल की खबर है जिसमें उन्होंने एक चीनी विश्लेषक को कोट करके कहा है कि अगर भारत जो है सोचता है कि सिंधु नदी का पानी रोक सकता है पाकिस्तान के लिए, तो चीन भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने पर विचार कर सकता है, क्योंकि चीन जो है वो खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन में है और उनके कई सारी बड़ी परियोजनाओं में साझेदार भी है। आमिर खान की क्या एक वापस चर्चा में है वो। आमिर खान के साथ सबसे अच्छी बात है कि जब भी कोई उनकी फिल्म आने वाली होती है तो किसी न किसी विवाद के जरिए वो आती है, और ये कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि वो ये उनके पीआर का हिस्सा है या सचमुच कोई बहुत बड़ा एक संकट से आया। तो ये उनकी मेरे ख्याल से हर फिल्म में, चाहे उनकी रंग दे बसंती थी तो वो उस समय अन्ना आंदोलन के उसमें आगे जाके बैठ गए थे, और
तो हर बार कुछ ना कुछ फिर कोई एक फिल्म थी जो गुजरात में बैन हो गई थी, तो हर बार वो फिर पहलवानों के साथ वाली फिल्म थी जिस समय पहलवान। तो एक तो आमिर खान की निगाह बहुत तगड़ी होती है, वो जानते हैं कि कौन सी बात छोड़ेंगे जिसके कारण उसकी फिल्म चर्चा में आ जाएगी। और ये उनका ये भी एक पैटर्न रहा, क्योंकि अब काफी साल हो चुके हैं उनको फिल्में बनाते हुए और देखते हुए। तो ये अब नया एक उनका है कि अब वो पता नहीं कि आमिर खान के कारण ऐसा है या सेंसर बोर्ड के कारण ऐसा है। और अगर सेंसर बोर्ड अगर अब ये बताने लगा कि उसे बताया चीजों को सेंसर करने के या उसको सर्टिफिकेट देने के, वो ये बता रहा है कि इसमें मोदी जी को उद्धृत करिए इसमें जो है, तो ये अपने आप में ये भी हमारी अगर ये बात सच भी है तो एक कहते हैं कि एक अजीब सी बात है कि फिल्म में जो है ये बताया जाएगा कि ये आप इस तरह से करिए और ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के विषय हैं। दूसरी तरफ ये कि भारत से जो फिल्में निकल के आ रही हैं, खासतौर पर बॉलीवुड की जो फिल्में निकल के आ रही हैं, उनकी गुणवत्ता के बारे में ये बात बताती है कि वो कौन सा सेंसर बोर्ड है और वो कौन व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि साहब को आपको उदाहरण उसमें शामिल करना पड़ेगा और उसके बिना जो है फिर आपके लिए, तो ये एक अगर ऐसा है तो ये एक बड़ी चीज है। और अगर नहीं है तो ये क्योंकि ये आमिर खान करते रहे ये तो पता है ये चीज हो भी सकती है, क्योंकि हमने देखी एक किताब आई थी जिसका मूल्य तकरीबन 7,000 रुपए था, उसमें नरेंद्र मोदी के केवल भाषण और इनको समाप्त किया गया था। तो वो हर केंद्रीय कार्यालय से खरीदवाई गई। मैं ऑल इंडिया रेडियो में एक दफा गया, वहां मैंने वो बुक देखी, मैंने पूछा, मैंने कहा ये बुक कौन पढ़ता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था वहां के सारे कर्मचारियों में से कोई भी पढ़ने का शौकीन नहीं था, एक आदमी थे पूरे स्टाफ में। मैंने कहा ये बुक किसने मंगाई? बोले ये तो खरीदवाई गई है, चिट्ठी आई थी कि ये बुक खरीदनी है इसलिए हमने खरीदी, इसकी कीमत 7,000 रुपए। तो मैंने उसे पलट के देखा तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें अखबारों की कतरनें थी, उनको नहीं वो समझ ठीक करके है एक कि बुक बनाई गई। ये ये कोई सब चीजें तो मिल ही रही हैं। तुलना नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक जो मतलब आप सोचिए कि अगर मैंने करोड़ों रुपए लगा के एक फिल्म बनाई और किसी हर देश का सेंसर बोर्ड होता है, वो कहता है कि इसमें ये कट लगा लीजिए, वो कट लगा लीजिए, एक हद तक आपको करते हैं, एक हद के बाद आपको वो नागवार गुजरने लगता है। अब ये खबर जो है, जैसे कि बम्बई के जो पेज 3 और एंटरटेनमेंट वाले लोग जो खबरें जिस तरह से करते हैं वो भी हम जानते हैं। ये खबर है या खबर ये पैदा की गई है या इस खबर को थोड़ा सा इसके जरिए हमको रास्ता निकालने की कोशिश, तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये मेरे ख्याल से पत्रकारिता में जो एंटरटेनमेंट का जो कवरेज है वो सबसे जिसको बोलते हैं कि वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव जर्नलिज्म वहां पर हो रहा होता है। और उस सब में बहुत सारा व्यवसाय, बहुत सारी बाकी चीजें भी जुड़ी हुई होती हैं जिसको लेकर लगभग आम पाठक उसको वैसे ही पढ़ता है जैसे कि हम ईरान और इजराइल की लड़ाई को पढ़ रहे हैं। तो आमिर खान बड़ी फिल्में बनाता है। आमिर खान फिल्म छोटी बनाता है कि बड़ी बनाता है? आमिर खान फिल्में होती है वो छोटी होती है या बड़ी होती है? मतलब बड़ी होती है कि छोटी होती है? आमिर खान की फिल्में मतलब 3 घंटे 4 घंटे हैं, बड़ी होती है। अच्छा, ऐसा लेंथ बड़ी होती है। मतलब हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना कि स्टोरी पे डिपेंड करता है। जैसे लगान थी तो वो 3.5-4 घंटे का फर्स्ट कट बना था, फिर 3.5 घंटे की फिल्म रिलीज हुई। वो हमारी भी आज 43-44 मिनट की हो गई। 44 मिनट हो गए हमको। हाँ, तो आज का न्यूज रूम के ये हम चर्चा जो है खत्म करते हैं। हमारा न्यूज़लेटर पढ़िए, तो सुनिए, सुनाइए और हमसे जुड़िए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे प्रोग्राम को पसंद करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। हम लोग फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, तब तक के नमस्कार, शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।